हेलो एंड वेलकम टू classes.vinitachauhan.com। विनीता चौहान डॉट कॉम क्लासेस में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, होगी ऐसी मुझे पूरी तरह से आशा है। बच्चों, आज का जो पेपर है ये मध्य प्रदेश का पेपर है। जो आपको दिखाई दे रहा है ये एमपीएसएससी का पेपर है। अगर इसको हम एमपीएसएससी का लाइब्रेरियन का एग्जाम है जो 2018 में हुआ था, तो हमने उत्तराखंड का लिया, हमने यूपी का लिया, ठीक है, और हम केवीएस एनवीएस का भी कुछ हमने इसरो वाले पेपर भी लिए। तो अब हम एक मध्य प्रदेश का पेपर भी देखते हैं, जिससे कि हमें आइडिया हो जाए लाइब्रेरी साइंस के इंडिया में जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो किस तरह के पेपर बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करते रहिए। इसमें 200 क्वेश्चन है और मैं कोशिश करूंगी कि बहुत फास्ट फॉरवर्ड से आपके पूरे 200 क्वेश्चन करा दूं। इसको आप मॉडल पेपर भी मान सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें से ऐसा संभव ही नहीं है कि 5-10 क्वेश्चन ना आए, जरूर आएंगे एज इट इज। देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके बाद पृष्ठ कभी भी पृष्ठ संख्या नहीं आती है। ये कह रहे हैं कि पृष्ठ संख्या पेज नंबर किसके बाद नहीं आती। ये मैंने आपको बताया, बिब्लियोग्राफी तो ग्रंथ सूची होती है। जो हम कोई आर्टिकल अगर लिखते हैं तो हमने किस ग्रंथ को उसको लिखने में काम में लिया उनकी सूची है। आईबीआईडी होता है सेम एज अबव, ऑप्सिट यानी ऑप्सिट लॉक्सिट ये सब हम देख चुके हैं। ठीक है, अब ये है लॉक्सिट, यानी कि लॉक्सिट इसका ऑप्शन है जिसके बाद कभी भी पृष्ठ संख्या आपकी नहीं आती। लॉक्सिट क्या है? ये एक लैटिन भाषा का शब्द होता है जिसका नाम है लोकोसाइटेओ, जिसका अर्थ होता है, हिंदी में इसका अर्थ मतलब क्या है? उद्वत स्थान में, उद्वत स्थान में, लोकेशन साइटेड। ठीक है, लॉक्सिट एक फुटनोट होता है। ये लॉक्सिट क्या है? एक फुटनोट है, या इसको हम एंड नोट भी बोलते हैं। एंड नोट यानी एंड में है, इसके बाद कुछ नहीं आएगा। जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है? दिए गए कार्य के लिए शीर्षक और पृष्ठ संख्या को दोहराने के लिए किया जाता है। लॉक्सिट की जगह आप आईबीआईडी का प्रयोग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा हम फास्ट करेंगे बच्चों। कनेक्टिंग पीपल एंड इंफॉर्मेशन किसकी टैगलाइन है? आप जानते हैं एसएलए की। एसएलए की टैगलाइन है कनेक्टिंग पीपल एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, सिस्टर लाइब्रेरीज किसका प्रोग्राम है? इफला का। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो कनेक्टिंग पीपल, एसएलए की जो स्थापना है वो 1909 में की थी। किसने? जॉन कॉटन डाना के नेतृत्व में की गई थी एसएलए की स्थापना। और इसकी जो टैगलाइन है दैट इज कनेक्टिंग पीपल एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। आइजलिक कब स्थापित हुआ है? आइजलिक 1955 में, आइटलिस 1969, एग्रिस 1975 एंड एस्लिप 1924। तो आइजलिक 1955 यानी आइजलिक में आना चाहिए 3, 1 नंबर पे आना चाहिए 3। तो 2 में 1 नंबर पे 3 है, लेकिन आइटलिस है यानी 2 में आना चाहिए 1। तो 2 में 1 आना चाहिए, यानी कि आपका आंसर आएगा आइजलिक में 3 एंड आइटलिस में 1। तो इसमें आंसर आएगा 3 1, यानी कि 3 1 2 4। सी आंसर आना चाहिए बच्चों, बिल्कुल सही है। आंसर इसका सी होगा, 3 1 2 4। ठीक है, राइट आंसर इज सी। इसको नोट डाउन ही कर लीजिए आप। राइट आंसर इज सी, 3 1 2 4। आइजलिक 1955, आइटलिस 1969, एग्रिस 1975 एंड एस्लिप 1974। नेक्स्ट है, भारत में 1856 में लागू बौद्धिक संपदा अधिनियम किस पे आधारित है? ये सभी जानते हो आप। जो भारत में जो हमारा बौद्धिक संपदा अधिकार अधिनियम है, जिसका नाम क्या था? औद्योगिक संरक्षण अधिनियम। औद्योगिक संरक्षण अधिनियम है, ये लागू कब किया गया था? 1856 में। और किस पर आधारित है? ब्रिटिश पेटेंट लॉ 1852 पर ये आधारित है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र शासन, प्राधिकरण और पाठक के कर्तव्य, तीनों चीजें दूसरे सूत्र से ही संबंधित है? शासन है वो भी, प्राधिकरण है पुस्तकालय प्राधिकरण वो भी, और पाठक के कर्तव्य व पाठक से संबंधित है। तो आंसर क्या आएगा आपका? द्वितीय सूत्र या सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ आंसर इज द्वितीय सूत्र या सेकेंड लॉ, यानी आंसर सी। इसकी ये मैं पूरा का पूरा पेपर जिसमें आंसर की भी दी हुई है, ये वीडियो अपलोड करने के साथ ही इसका पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगी। ठीक है बच्चों,
अरेंज द फॉलोइंग बुक्स इन ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन। इन किताबों को उनके पब्लिकेशन के आधार पर। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी, 5 लॉज, कोलन क्लासिफिकेशन 33 में, 5 लॉज 31 में, प्रोलेगोमिना 37, सीसीसी 34। तो सबसे पहले क्या आएगा? 4। अब देखो 4 किसमें है? सबसे पहले आएगा आपका, सॉरी 3 आएगा, तो सबसे पहले 3 के बाद आएगा 4, तो 3 4 1 2, 3 1931 33 34 37, 3 4 1 2। नेक्स्ट है शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में पसंदीदा शीर्षकों को किसके द्वारा। सब्जेक्ट हेडिंग में प्रिफर्ड हेडिंग, जिसको हमें हेडिंग बनाना है उसको, ये आंसर कई बार आया, ये मैं करवा भी चुकी हूँ, बोल्ड टाइप में मुद्रित करके, प्रिंटिंग दैम इन बोल्ड टाइप। जो हेडिंग होते हैं शेयर्स लिस्ट में उनको बोल्ड टाइप में मुद्रित करके हम बनाते हैं। नेक्स्ट है TIFF फाइल फॉर्मेट किसने विकसित किया है? TIFF फाइल फॉर्मेट का विकसित किया है एल्डेस कॉर्पोरेशन ने। अब ये आपका जो TIFF फाइल फॉर्मेट है, इसका फुल फॉर्म है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। TIFF का फुल फॉर्म है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, और जिसको एल्डेस कॉर्पोरेशन के द्वारा किसके लिए बनाया गया था? ग्राफिक्स, चित्र या फोटोग्राफी आदि के लिए इसको बनाया गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंट्राफेसेट फेज रिलेशन का प्रयोग। अब देखो बच्चों, फेज रिलेशन शुरुआत हुए हैं कोलन क्लासिफिकेशन के चौथे एडिशन से। चौथे एडिशन में आया इंटर सब्जेक्ट, 5वें में इंट्राफेसेट, 6ठे में इंट्रा एरे। अब सबसे पहले 2 मेन क्लास में रिलेशन है, तो वो इंटर सब्जेक्ट, 2 फैसेट में, ठीक है। अगर मान लीजिए 2 फैसेट में, जैसे कि जैसे मान लीजिए लाइब्रेरी साइंस एंड एजुकेशन है, तो हो गया इंटर सब्जेक्ट। लेकिन पब्लिक लाइब्रेरी एंड एकेडमिक लाइब्रेरी है, तो वो क्या हो गया? फैसेट। तो यानी एक ही विषय के 2 एकलों का संबंध, एक ही पक्ष, एक ही विषय के नहीं, एक विषय के 2 एकल नहीं हो सकते, एक ही पक्ष के 2 एकलों का संबंध। एक ही पक्ष कौन सा हो गया? पर्सनैलिटी। और पर्सनैलिटी के 2 पक्ष क्या हो गए? एकेडमिक लाइब्रेरी एंड पब्लिक लाइब्रेरी। तो एक ही, जब फैसेट के 2 एकल हैं, लेकिन जब एक ही पक्ष के 2 पंक्तियों का संबंध होता है, तो वो क्या रहता है? इंट्रा एरे फेज रिलेशन। नेक्स्ट है आपका यूडीसी में कॉमन आइसोलेट को कहा जाता है कॉमन ऑक्सिलरीज। याद कर लीजिए, जो यूडीसी में कॉमन आइसोलेट है, जो कॉमन आइसोलेट की टेबल है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कॉमन ऑक्सिलरी। यूडीसी, जिसको कि पॉल ऑटलेट और हेनरिएटा फाउंटेन ने 1895 में बना दिया था, लेकिन 1905 में इसका एडिशन है वो प्रकाशित किया गया है। तो इसकी जो कॉमन आइसोलेट है वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपकी कॉमन ऑक्सिलरी। यूडी यूनिवर्सिटीज हैंडबुक का प्रकाशन करता है AIU, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, भारतीय विश्वविद्यालय संघ। जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज है, इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है यूनिवर्सिटीज हैंडबुक को। इसकी जो प्रकाशन अवधि है वो है वार्षिक, यानी कि ये एनुअली प्रकाशित किया जाता है। इसमें भारतीय विश्वविद्यालय की जानकारी दी जाती है। विश्वविद्यालय में कौन कौन से, उनका कब स्थापना हुई है, उनका पता, उसके कौन कौन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या वाइस चांसलर हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं, कोर्सेज की फीस कितनी है, कोर्सेज की अवधि कितनी है, ये सभी जानकारी देती है यूनिवर्सिटीज हैंडबुक। दिल्ली से ये प्रकाशित होती है AIU के द्वारा, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। नेक्स्ट है हु इवॉल्व द डायनेमिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन। डायनेमिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन का वर्णन किया था डॉक्टर रंगनाथन और उनके सहयोगियों ने। रंगनाथन और उनके सहयोगियों ने डायनेमिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन बनाई थी। और ये डायनेमिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसको उन्होंने किसमें प्रयोग किया था? 7th एडिशन में। ठीक है बच्चों, ठीक है। पहला है पुस्तकालय का गतिशील सिद्धांत वर्गीकरण, डॉक्टर रंगनाथन ने बनाया था। गतिशील सिद्धांतों का वर्गीकरण है, उसको उन्होंने प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में सबसे पहले प्रस्तुत किया था। ठीक है, 1957 में जो प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है, उसके दूसरे संस्करण में उन्होंने प्रस्तुत किया, और 67 में तीसरे संस्करण में भी इन्होंने इसको और विस्तृत रूप से प्रयोग किया था। ठीक है, और लेकिन इसको उन्होंने
जो डायनेमिक थ्योरी है इसको प्रयोग किया सीसीसी के 7th एडिशन में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है गहन वर्गीकरण पद्धति से पहले उन्होंने प्रकाशित करने की कोशिश की थी लेकिन कर नहीं पाए थे। सीए कटर, हेनरी इब्लिस, जेडी ब्राउन एंड पॉल अटलेट और हेनरी ला फाउंटेन। ठीक है बच्चों, अब ये आपका है चार्ल्स सेमीकटर। चार्ल्स सेमीकटर ने क्या बनाई है? चार्ल्स सेमीकटर ने बनाई थी आपकी, चार्ल्स सेमीकटर की है एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, ब्लिस की है बिब्लियोग्राफिक, ब्राउन की है सब्जेक्ट एंड पॉल अटलेट एंड हेनरी ला फाउंटेन की है यूटीसी। अब हम इसको मिला लेते हैं। चार्ल्स सेमीकटर की है आपकी, एक में आएगा, अ में आएगा आपका 3, तो ए में 3, ए में 3, एक ही में है तो आंसर आएगा आपका डी। ए में 3, 4, 1 एंड 2, 3, 4, 1 एंड 2। देखो चार्ल्स सेमीकटर की एक्सपेंसिव, हेनरी ब्लिस की बिब्लियोग्राफिक, ब्राउन की सब्जेक्ट एंड हेनरी पॉल आउटलेट और इनकी यूटीसी थी। चलिए नेक्स्ट है आपका कैनन ऑफ एग्जॉस्टिवनेस या निशेषता का उपसूत्र किस प्रकार का उपसूत्र है? ये निशेषता का उपसूत्र है, इसका संबंध है बच्चों पंक्ति या एरे से। इसका संबंध है, निशेषता के उपसूत्र का संबंध है पंक्ति से या एरे से। ठीक है, पंक्ति क्या होती है? वर्गों की श्रेणी में सबसे पहले आती है मेन क्लास, मेन क्लास के बाद आते हैं पक्ष और पक्ष के बाद आती है पंक्ति। तो इन्होंने क्या है, कैनन ऑफ एग्जॉस्टिवनेस ने क्या कहा कि यूनिवर्स ऑफ नॉलेज में जब भी कोई नया विचार जोड़ा जाए तो उसे वर्गीकरण की प्रक्रिया के अनुसार किसी ना किसी वर्ग के अंतर्गत उसको होना चाहिए, और ये क्या कहलाता है? कैनन ऑफ एग्जॉस्टिवनेस या निशेषता का उपसूत्र। सीसी में मुख्य वर्ग सी भौतिकी को आगे किसमें विभाजित किया गया है? कैनोनिकल क्लास। सीसी में कैनोनिकल क्लास वो क्लास होती है जिसमें एक ही मेन क्लास में कई सारी समकक्ष क्लासेस होती हैं, जैसे आपकी फिजिक्स के अंतर्गत लाइट है, साउंड है, हीट है, ये सभी मेन क्लास है, इसलिए ये मेन क्लासेस कहलाती है कैनोनिकल क्लास। नेक्स्ट है कैटलॉगिंग में स्क्वायर कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है बाहर से ली गई सूचना, ये कई बार आ चुका है। बाहर से ली गई सूचना को किसमें करते हैं हम? स्क्वायर ब्रैकेट में। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर यूजीसी समिति का अध्यक्ष कौन था? ये थी आपकी प्रोफेसर यशपाल कमेटी। यशपाल कमेटी जो थी ये क्या थी? कमेटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। ये यशपाल कमेटी थी, इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल, और इसकी जो स्थापना की गई थी 1988 में, और इसकी रिपोर्ट लगभग 1991 में प्रस्तुत की गई थी। यशपाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर एक समिति का गठन किया गया था, और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि जो हमारे वर्तमान संसाधन हैं उनको साझा करें। इसकी जो बैठक थी वो भी 1988 में हुई थी और रिपोर्ट इसकी 1991 में आई थी। ब्राउने निर्गम प्रणाली सभी जानते हैं हम, नीना ई ब्राउने निर्गम प्रणाली जो कि सर्कुलेशन का काम करती है उसका निर्माण किया था नीना ई ब्राउने ने। इस विधि का आविष्कार उन्होंने बोस्टन पब्लिक लाइब्रेरी के लिए किया था। बोस्टन पब्लिक लाइब्रेरी की लाइब्रेरियन थी ये नीना ई ब्राउने, और इसका प्रयोग उन्होंने, इस प्रयोग में सबसे पहले क्या किया जाता है? पाठकों को रजिस्टर्ड किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जितने पाठक को किताबें देनी है उतने पाठक, जो ब्राउने पद्धति है, जितने पाठक को किताब देनी है उतने कार्ड इश्यू किए जाते हैं, जबकि नेवार्क पद्धति में चाहे पाठक को 2 किताब देनी हो या 15 देनी हो, एक ही कार्ड से वो इश्यू होती है। जोटैरो क्या है? ये कई बार आ चुका है। जोटैरो है एक रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम या संदर्भ प्रबंधन प्रणाली। सॉरी बच्चों, जोटैरो है बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम। रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम है लेकिन बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम है आपका जोटैरो। जोटैरो क्या है? ये ग्रंथ सूची संबंधित एक प्रबंधक प्रणाली है। ठीक है, इसकी जो पहला जोटैरो की पहला जो रिलीज हुई थी वो हुई थी 2006 में। फायरफॉक्स वेब ब्राउजर के लिए इसको शुरुआत इसकी की गई थी, और ये क्या है? ये है बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम देख के कंफ्यूज नहीं होना, जैसे मैंने एकदम से ऊपर देखकर ही बोल दिया। यह है बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम।
नेक्स्ट है आपका मेंडले का विकास किसके द्वारा किया गया है? मेंडले का विकास किया गया है एल्जेवियर के द्वारा। ठीक है बच्चों, मेंडले का विकास किया गया है एल्जेवियर के द्वारा। ये क्या है? ये ब्रिटेन में स्थित एक कंपनी है जो कि एकेडमिक रिसर्चर्स के लिए सेवाएं प्रदान करती है। ये अपने संदर्भ प्रबंधन के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है। इसके ऑथर जो है मेंडले हैं, इसमें विद्वानों के लेखों की ग्रंथ सूची को तैयार करने के लिए इसको बनाया गया है। मेंडले का आविष्कार किया गया है। इसके डेवलपर है एल्जेवियर इंडिया और ये कब रिलीज हुई है? अगस्त 2008 में। अगस्त 2008 में इसको रिलीज किया गया है और इसके ऑथर कौन है? पॉल फॉकलर, PAULFOECKLER, पॉल फॉकलर, विक्टर और जैन रिचर्ड, ये इसके ऑथर भी हैं। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, उरकुंड प्रदर्शित करता है। उरकुंड क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उरकुंड प्रदर्शित करता है या उरकुंड क्या प्रदान करता है? उरकुंड एक प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है, यानी कि साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाला सॉफ्टवेयर है उरकुंड। ठीक है, उरकुंड का उपयोग करने से क्या होता है? ये टीचर्स को ये पहचान करने में सहायता करता है कि रिसर्च स्कॉलर ने जो रिसर्च आर्टिकल लिखा है उसको उसने कहीं किसी और से कॉपी पेस्ट करके तो नहीं लिखा है। साहित्यिक चोरी को पता लगाने वाला ये सॉफ्टवेयर है। भारत में रिसर्च इन प्रोग्रेस डेटाबेस क्या है? रिसर्च इन प्रोग्रेस ये कई बार आ चुका है। शोध गंगोत्री, शोध गंगा है जो रिसर्च कंप्लीट हो गई है और जो प्रोग्रेस में अभी चल रही है उसके लिए डेटाबेस कौन प्रदान करता है? शोध गंगोत्री। जो व्यक्ति शब्दकोश तैयार करता है उसको क्या कहलाते हैं? उसको कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर उसको बोलते हैं जिसने की डिक्शनरी या शब्दकोश को तैयार किया है। नेक्स्ट है ग्रे लिटरेचर क्या है? ये कई बार आ चुका है। ग्रे लिटरेचर यानी अनपब्लिश्ड लिटरेचर या अर्ध प्रकाशित साहित्य भी इसका आंसर है। अर्ध प्रकाशित या अप्रकाशित यानी जो अभी प्रकाशित नहीं हुआ है, जो क्या है? जो अंधेरे में है, ये ग्रे लिटरेचर है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? 1978 में ब्रिटिश लैंडिंग लाइब्रेरी डिवीजन। 1978 में ग्रे लिटरेचर शब्द का प्रयोग ब्रिटिश लैंडिंग लाइब्रेरी डिवीजन यानी ब्रिटेन की आदान प्रदान की लाइब्रेरी का जो विभाग है, आदान प्रदान विभाग है, उसमें पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पैसिव डॉक्यूमेंटेशन का अर्थ क्या होता है? पैसिव डॉक्यूमेंटेशन का अर्थ होता है, पैसिव डॉक्यूमेंटेशन का अर्थ होता है प्रलेखन सेवा। पैसिव डॉक्यूमेंटेशन का अर्थ क्या है बच्चों? प्रलेखन सेवा है। और इसका मतलब क्या है? डॉक्टर रंगनाथन ने प्रलेखन सेवा को एक प्रकार की संदर्भ सेवा ही कहा है, जिससे कि अधिक महत्व विशेषज्ञ पाठक और सूक्ष्म विचारों को दिया जाता है। प्रलेखन एक प्रकार की क्या है? दीर्घकालीन संदर्भ सेवा है, जहां सूक्ष्म विचार विशेषज्ञ को दिए जाते हैं। और पैसिव डॉक्यूमेंटेशन सेवा क्या है? उपयोगकर्ता की उपस्थिति में प्रदान की जाने वाली सेवा है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों डबलिन कोर मेटाडेटा में, इसको मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। कितने तत्व होते हैं? 15 एलिमेंट का ये डबलिन कोर मेटाडेटा एलिमेंट होते हैं। इसके 15 तत्व गूगल कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे, वो याद करके जाइएगा, उसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। निम्न में से किस प्रोटोकॉल को इंटरनेट पर फाइल अंतरण के लिए प्रयोग किया जाता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है SMTP। TCP/IP है वो आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है POP। इंटरनेट प्रोटोकॉल है TCP/IP। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी के लेखक कौन है? JD ब्राउन। ये आप सभी बहुत अच्छे से परिचित हैं कि मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी पुस्तक है, इसका लेखक है जेम्स डफ ब्राउन। और ये कहाँ? एडिनबर्ग के थे जेम्स डफ ब्राउन। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग मानव विचारों के अनुरक्षण के लिए किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं?
The information technology used for simulation of the human thought is known as artificial intelligence. वो क्या कहलाती है बच्चों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है उसको कभी-कभी मशीन इंटेलिजेंस भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को 3 अलग-अलग प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। एक विश्लेषणात्मक बुद्धि, मानव प्रेरित बुद्धि और मानव जनित कृत्रिम बुद्धि। नेक्स्ट है आपका विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के नेटवर्क के नाम से किसको जाना जाता है? इन्फ्लिबनेट। इन्फ्लिबनेट को विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पुस्तकालयों का नेटवर्क है, वो है इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, जिसकी स्थापना 1991 में की गई थी। यूजीसी के एक अंतर विश्वविद्यालय या यूजीसी के एक अंतर विश्वविद्यालय केंद्र के रूप में ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। वर्तमान में ये गांधीनगर में है। ठीक है, 1996 से ये एक अंतर विश्वविद्यालय केंद्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीता साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज प्रोग्राम, स्पाइनस, किसके द्वारा बनाया गया है? यूनेस्को के द्वारा। स्पाइनस है वो प्रोग्राम है यूनेस्को का। इसी तरह से यूनेस्को का एपिनेस है, वो भी यूनेस्को का ही प्रोग्राम है। यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? 16 नवंबर 1945 को और गठन 4 नवंबर 1946 को। ठीक है बच्चों, और इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस और फ्रांस में है। इसके द्वारा बुक कूपन पद्धति है, इंफॉर्मेटिक्स है, ट्रांसलेशनियम है, जीआईपी यूनेस्को का जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम है, स्पाइनस है, एपिनेस है, डेयर है, डेटा रिट्रीवल इन सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, ये डेयर 1982, ये सारे के सारे यूनेस्को के प्रोग्राम। ये भी आप डेटाबेस यूनेस्को के याद करके जाइएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। साइबर स्पेस शब्द को कुछ ज्यादा हमें नहीं इसमें टाइम लेना है, विलियम गिब्सन। साइबर स्पेस शब्द है उसका निर्माण किसने किया है? विलियम गिब्सन ने। विलियम गिब्सन ने 1984 में अपने उपन्यास, क्या उपन्यास था उनका? न्यूरोमेंसर में इसका उपयोग किया था और साइबर स्पेस शब्द तभी से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। 1984 में इस शब्द का प्रयोग किया विलियम गिब्सन ने। नेक्स्ट है आपका बूलियन लॉजिक का प्रतिपादन किसने किया है? हम सभी जानते हैं कि बूलियन ऑपरेटर्स या बूलियन लॉजिक का प्रयोग किया है जॉर्ज बूले ने। जॉर्ज बूले ने बूलियन ऑपरेटर शब्द का प्रयोग कब किया था? बूलियन लॉजिक को जॉर्ज बूले ने 1800 से 1899 के बीच इसको विकसित किया था। ठीक है, इसके अंतर्गत बुलियन लॉजिक कौन कौन से हैं? एंड और नॉट, ये भी पूछा जाता है। एंड आपकी सर्च को क्या करता है? विस्तृत करता है, संकीर्ण करता है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ पिछले वीडियोस में। एंड और नॉट किससे संबंधित है? बुलियन ऑपरेटर्स हैं ये। नेक्स्ट है वेब 2.0 में टैगिंग को कहा जाता है। वेब 2.0 में टैगिंग कहलाता है फॉक्सोनॉमी। क्या कहलाता है बच्चों? ये फॉक्सोनॉमी इज कॉल्ड। वेब 2.0 में टैगिंग है उसको कहा जाता है फॉक्सोनॉमी। फॉक्सोनॉमी क्या है? ये आपको वीडियो मिल जाएगा, इसका मैग्रा सर ने 5 मिनट का एक वीडियो है। इसका प्रयोग चित्र हैं, इमेजेस हैं या वेबसाइट हैं या डेटा है, उनको वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। टेक्सोनॉमी, लोगोनॉमी, सोशल मीडिया, वेब 2.0 प्लेटफॉर्म की एक क्या सामान्य विशेषता होती है कि ये विशिष्ट प्रकार की सामग्री के साथ शब्दों के कीवर्ड और सामान्य साझा सामग्री को भी बनाता है। फॉक्सोनॉमी मुख्य रूप से टैगिंग या सामग्री में मेटाडेटा जानकारी जोड़ने के लिए काम में ली जाती है। नेक्स्ट है किस वर्ष बुडापेस्ट ओपन एक्सेस इनिशिएटिव की शुरुआत की गई थी? बुडापेस्ट ओपन एक्सेस इनिशिएटिव शुरू किया गया था 2002 में, 2002 में। एनडीएल को समन्वित किया है। एनडीएल को समन्वित, ये एक बार शायद मैं बोलने में कुछ मैं गलत बोल गई थी, आंसर तो मैंने सही लगाया। तो एनडीएल है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को किसने कोऑर्डिनेट किया है? आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। एनडीएल नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को आईआईटी खड़गपुर के द्वारा शुरुआत की गई है नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज के तहत। नेक्स्ट है यूजीसी
डिजिटल पुस्तकालय कंसोर्शियम का शुभारंभ किसने किया है? तो यूजीसी का जो डिजिटल पुस्तकालय या डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्शियम है, इसको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा शुभारंभ इसका किया गया था। ठीक है। यूजीसी इंफोनेट कंसोर्शिया का शुभारंभ 2003 के अंतर्गत किया गया। इसमें 171 विश्वविद्यालयों को यूजीसी से संबंधित किया गया और कई सारी पत्रिकाओं जिसमें कि समाज विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर साइंस है, मैथ्स है या स्टैटिस्टिक्स आदि की पत्रिकाओं को इसमें शामिल किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ई बुक की विषय वस्तु प्राप्त करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है? डिजिटल बुक। डिजिटल बुक को पढ़ने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। डिजिटल बुक को ई बुक के रूप में भी जाना जाता है। ये डिजिटल रूप में उपलब्ध होती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, ऑन्टोलॉजी का अर्थ है। ऑन्टोलॉजी का अर्थ है इंटरनेट पर आधारित प्रलेखों का वर्गीकरण। इसको याद कर लीजिए, ये प्रश्न बहुत आता है। ऑन्टोलॉजी क्या है? इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स का जब वर्गीकृत करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसके लिए हम ऑन्टोलॉजी विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, एक त्वरित और तैयार अंतर्दृष्टि को क्या कहते हैं? एक त्वरित और तैयार अंतर्दृष्टि को हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान। त्वरित और तैयार अंतर्दृष्टि को हम कहते हैं इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान। ये क्या है? ये एक परिकल्पना होती है और परिकल्पना का प्रयोग किसी भी समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द का प्रयोग किसी समस्या का समाधान करने की धारणा के लिए किया जाता है? तो आपका निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका प्रयोग, इसमें आंसर आएगा आपका हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? परिकल्पना। किसी समस्या का समाधान करने की धारणा के लिए जब भी आप रिसर्च करते हो तो सबसे पहले एक हम हाइपोथेसिस डिसाइड करते हैं जो सिद्ध हो भी सकती है और सिद्ध नहीं भी हो सकती है। ये नल हाइपोथेसिस हो सकती है या इस तरह से हाइपोथेसिस के का प्रयोग किसी भी समस्या के समाधान की जब हम धारणा बनाते हैं तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है हाइपोथेसिस का। नेक्स्ट है आपका, डेल्फी तकनीक पहली बार किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो जो आपकी डेल्फी तकनीक है, इसको किसने विकसित किया था? इसको विकसित किया था ओ हेल्मर के द्वारा। ओ हेल्मर, ये डेल्फी तकनीक है, ये क्या है? इंटरैक्टिव पूर्वानुमान के रूप में एक रिसर्च की विधि है जिसको ओ हेल्मर के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट है, रंगानाथन ने बिब्लियोमेट्रिक्स को क्या नाम दिया था? तो रंगानाथन ने बिब्लियोमेट्रिक्स को नाम दिया था लिब्रामेट्रिक्स। रंगानाथन, ये ग्रंथमिति के जो सिद्धांत है तो उसमें उन्होंने इसको नाम दिया था लिब्रामेट्रिक्स। लिब्रा और मैट्रिक्स शब्द से ये बना है। 1948 में इसका डॉक्टर रंगानाथन ने एस्लिप कॉन्फ्रेंस में प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, साइटेशन एनालिसिस सहायता करता है। उद्धरण विश्लेषण सहायता करता है। साइटेशन एनालिसिस मुख्य प्रलेखों की पहचान करने में सहायता करता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? ये दस्तावेजों के गुणों को प्रकट करने के लिए एक संग्रह में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की पहचान करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है आपका, इफ्ला की 2019 की वर्ल्ड लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन कांग्रेस किस शहर में होगी? क्योंकि 18 का पेपर है, ये हो चुकी है एथेंस में। ठीक है। 2020 में डबलिन में होनी थी जो नहीं हुई। इफ्ला की अगस्त में होनी थी, वो नहीं हुई है। और 2020 की 19 की एथेंस में इफ्ला वर्ल्ड, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इफ्ला की कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है? वर्ल्ड लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन कांग्रेस, ना कि कॉन्फ्रेंस। ये भी आप ध्यान रखिएगा। टॉक्सलाइन है। टॉक्सलाइन क्या है? टॉक्सलाइन है एक बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस या ग्रंथ सूची डेटाबेस के नाम से ये टॉक्सलाइन जाना जाता है। इसके में विशेष पत्रिकाओं और अन्य स्रोतों से साइटेशन का वर्गीकरण किया होता है। इसके अंतर्गत फिजिक्स, मेडिकल या दवाइयों से संबंधित रसायनों के
जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे उनको कवर करने के लिए ये संदर्भ प्रदान करता है। नेक्स्ट है आपका बच्चों द बुक इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो वॉज पब्लिश्ड इन 1990 बाय इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो का प्रकाशन। ये आपके उसमें भी पेड ग्रुप में भी ये क्वेश्चन चल रहा है और बच्चे इस डाउट को करते हैं कि इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो का प्रकाशन 1990 में किया गया, ठीक है, और वो किसने किया? वो किया है एबीसी पब्लिशिंग हाउस। अब मैं आपका वो डाउट भी क्लियर कर देती हूँ। इसका प्रकाशन किया है एबीसी पब्लिशिंग हाउस ने। ये लाइब्रेरी मैनिफेस्टो की जो बुक है डॉक्टर रंगानाथन के द्वारा लिखी गई थी, जिसको 1990 में उनकी मृत्यु के बाद एशिया बुक पब्लिशिंग हाउस के द्वारा प्रकाशित किया गया है। अब आप ये मत कहिएगा कि 72 में उनकी डेथ हो गई थी, तो डेथ होने के बाद भी तो कुछ डॉक्यूमेंट्स पब्लिश हुए हैं रंगानाथन के। नेक्स्ट है रंगानाथन के अनुसार लेटेंट फैसेट क्या है? लेटेंट फैसेट होता है छिपा पक्ष। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार लेटेंट फैसेट क्या है? एक छिपा पक्ष या हिडन फैसेट है, उसको उन्होंने बताया लेटेंट फैसेट। एनफिल्डमेट की प्रथम प्लानर 2003 कहाँ आयोजित की गई थी? ये दोबारा क्वेश्चन आया है, ये आयोजित की गई थी आपकी शिलोंग में। ये इन्फ्लिबनेट द्वारा प्लानर है प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नोट डाउन करिए, प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इसको 2003 में शुरू किया गया था और ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की समस्याओं के लिए शुरू की गई थी। नेक्स्ट है आपका हु भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का अंतिम निदेशक कौन था? तो भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के अंतिम निदेशक थे स्वप्न चक्रवर्ती। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, 2010 में। उसके बाद डायरेक्टर जनरल इसकी पोस्ट हो गई और प्रथम डायरेक्टर जनरल भी आपके स्वप्न चक्रवर्ती ही थे। किस वर्ष के अंत तक 10 अंकों की आईएसबीएन 2006 तक थी आईएसबीएन 10 अंकों की और जनवरी 2007 से हो गई 13 अंकों की, जिसके 5 भाग थे। नेक्स्ट है हेलनेट कंसोर्शियम किस वर्ष शुरू किया गया था? आपका जो हेलनेट कंसोर्शियम है ये शुरू किया गया था 2003 में। 2003 में हेलनेट कंसोर्शियम जिसको शुरू किया गया था आपका 2003 में। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने जितनी भी मेडिकल लाइब्रेरी है उनकी लागत को कम करके मेडिकल साइंस के क्षेत्र में विद्वानों के सूचना संसाधनों को इकट्ठा करना, उनको प्रोसेस करना और डिजिटल रूप में विकसित करके और सभी कॉलेज के शिक्षकों और शोधकर्ताओं को प्रोवाइड करने के लिए हेल्थ साइंस लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क की अवधारणा 2002 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता में कब स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर सभी जानते हैं, मई 1972 में। राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है, इसकी स्थापना की गई थी पब्लिक लाइब्रेरीज के प्रमोशन के लिए। 22 मई 1772 को उनका जन्म हुआ था और 200वें जन्म दिवस पर 1972 में 20 मई को इसकी स्थापना हुई थी और 22 मई को इसका रजिस्ट्रेशन किया गया था। इसका जो ऑफिस है वो इसके 5 ऑफिस हैं। नॉर्थ ईस्ट जोन का ऑफिस है वो असम में है, ठीक है, अंबाड़ी कैंप में। उत्तरी जोन नई दिल्ली में, पूर्वी जोन साल्ट टेक सिटी कोलकाता में, पश्चिमी जोन भगत सिंह मार्ग मुंबई में और दक्षिणी जोन का ऑफिस है वो चेन्नई में है। इस प्रकार इसके कुल मिला के 5 ऑफिस भी हैं, नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका किस पुस्तकालय में पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है? ये भी बच्चे कई बार पूछ चुके हैं, सरस्वती भवन पुस्तकालय। इसमें खुदा बख्श और रामपुर रजा सारे कुछ सभी में है, पांडुलिपियों का संग्रह इन सब में, ठीक है। अगर आपसे अलग अलग चीजों में अगर मान लीजिए पूछा जाए सरस्वती भवन लाइब्रेरी में, सरस्वती भवन पुस्तकालय में सबसे ज्यादा पांडुलिपियों का सबसे विशाल संग्रह है, ठीक है बच्चों।
सरस्वती भवन पुस्तकालय ये वाराणसी में है और ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर के अंतर्गत, इसका किसका लाइब्रेरी का नाम है? संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय के परिसर में है, जिसका नाम है सरस्वती महल लाइब्रेरी। यहाँ दुर्लभ पांडुलिपियां रखी गई है जिनकी संख्या 1 लाख से ज्यादा है। ठीक है, भारतीय ज्ञान विज्ञान का अनमोल खजाना संजोने वाली प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए सरस्वती भवन की स्थापना की गई थी और इसका शिलान्यास 1907 में हुआ और 1914 में यह भवन तैयार हुआ। 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका नाम शुरुआत में क्या था? प्रिंस ऑफ वेल्स सरस्वती भवन पुस्तकालय। ठीक है, यहाँ पे स्वर्ण पत्र पर लिखी गई गीता समेत कई पांडुलिपियां लगभग 900 साल पुरानी है। नेक्स्ट है, विक्रमशिला के पुस्तकालय को किसने? बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। ये आप सभी जानते हैं। विक्रमशिला पुस्तकालय है वो बिहार के भागलपुर जिले में है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 775 से 800 ईस्वी के मध्य की थी। इसमें व्याकरण, न्याय, दर्शन और तंत्र के अध्ययन की विशेष व्यवस्था थी और बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया गया था 11वीं शताब्दी यानी 1200 से और 1299 के मध्य। नेक्स्ट है, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? भारत का प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन, ये गलत है आंसर, इसका 1867 होगा। यहाँ पर ये पेपर ही दे रही हूँ मैं आपको, ये 1967 नहीं है। भारत का प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 है। ये आंसर में गलत दिया हुआ है, आप इसको सही कर लीजिए। 1867 में के हो अंतर्गत ये आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, सीसी में जीवनी को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है स्मॉल w, लेकिन अगर कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है तो उसकी जीवनी के लिए स्मॉल y 7। नेक्स्ट है, तत्काल पूर्व के संदर्भ के अलावा, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, फॉर रेफरिंग टू एन अर्लियर बट नॉट एन इमीडिएटली प्रीसीडिंग रेफरेंस विच वन इज यूज्ड? IBID का यूज किया जाता है। IBID ये कई बार मैं बता चुकी हूँ कि IBID है, इसका प्रयोग किया जाता है इसके लिए। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट है आपका कोलन क्लासिफिकेशन का चतुर्थ एडिशन कब आया? 1952 में। अभी अभी ये बच्चों ने पूछा भी था किसी ने मेरे से मैसेज करके कि कब आया चतुर्थ संस्करण कोलन क्लासिफिकेशन का? 1952 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, और CCC का तृतीय संस्करण 1951 में। निगमनात्मक तर्क कैसे आगे बढ़ता है ये कई बार बता चुके हैं हम, जनरल टू स्पेशल, ये स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड से संबंधित है। आपके RSSB में तो नहीं है लेकिन UGC नेट KVS NVS में है। इसको मैं अलग से वीडियो बनाकर भी बताऊंगी। आपका 19 सितंबर का एग्जाम हो जाने दीजिए, उसके बाद में इसको जो रंगानाथन का स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड है इसको मैं बताऊंगी। ये क्या है? डिडक्टिव लॉजिक, ये उसी दिशा में बढ़ता है जिस दिशा के अंतर्गत, चलिए मैं इसको बाद में ही समझाऊंगी बच्चों। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग किसने शुरू किया था? तो प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग शुरू किया था माइकल हार्ट ने। प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग क्या है? प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग है ई बुक्स के निर्माण और विवरण को प्रोत्साहित करने की एक ये विधि है जिसकी शुरुआत 1971 में USA के एक लेखक माइकल हार्ट के द्वारा की गई थी और ये सबसे पुरानी डिजिटल लाइब्रेरी के नाम से भी जाना जाता है। प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सार सेविक का मॉडल क्या है? सार सेविक का मॉडल है, ये मॉडल आपका सूचना साक्षरता से संबंधित मॉडल की बात हो रही है और इसके अंतर्गत उपयोगकर्ता केंद्रित सूचना खोज मॉडल, ये इंफॉर्मेशन सर्च मॉडल है जिसके अंतर्गत केंद्रित या सेंट्रल पॉइंट कौन है? उपयोगकर्ता या पाठक। नेक्स्ट है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा मॉडल लाइब्रेरी एक्ट को ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में कब प्रस्तुत किया गया था? 1930 में। इसको डॉक्टर रंगनाथन ने ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 1930 में आयोजित किया गया था और
1931 में इसको प्रस्तुत किया गया, ठीक है, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया था। इसको 2 बार रिवाइज भी किया गया है। नेक्स्ट है निस्केयर किन संस्थानों के विलय से 30 सितंबर 2002 को अस्तित्व में आया? ये हम कई बार कर चुके हैं, इंसडॉक तथा निस्कॉम। इंसडॉक और निस्कॉम के विलय से ये अस्तित्व में आया था, तो इसका आंसर है सी। 1952, 1958 और उसके बाद ये सी में बना 2002 में निस्केयर। 1933 में प्रकाशित कोलन क्लासिफिकेशन के प्रकाशक कौन थे? 1933 में जब प्रकाशित हुई तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा की गई और वर्तमान में ईएसएस पब्लिशर के द्वारा इसका प्रकाशन किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा डेटाबेस प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों